जिसमें हम पढ़ रहे थे सेकंड चैप्टर, मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण, यूनिट्स मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस। इसमें हमने सेकंड चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दिया था मापन की आवश्यकता, मापने के लिए कितनी यूनिट की आवश्यकता पड़ती है, राशियां उनके मात्रकों का वर्गीकरण करना और मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति हमने 3 बताई थी, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। चलो अब आगे चलते हैं। अब आया मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या होती है, इसको हम कहते क्या है, इसे शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट का बेटा मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, यानी कि ये जो पद्धति है अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ये सभी यानी पूरे पृथ्वी पर जितने भी हमारे देश हैं उन सभी में ये लागू होती है। समझ में आया? मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो है ऐसा यूनिट है, ये सभी देशों में लागू होगी, तभी तो इसका नाम अंतरराष्ट्रीय पद्धति रखा गया है, ऐसा यूनिट रखा गया है। देखो जैसे मान लिया मैंने अपने यहाँ पर 2 किलो चीनी ली भारत में, अब वो मुझे मिली किलोग्राम में। किसमें मिली? किलोग्राम में। अब वही चीनी मैं अगर अमेरिका में लेने जाऊं या फिर दक्षिण अफ्रीका में लेने जाऊं या फिर श्रीलंका में लेने जाऊं, कहीं भी लेने जाऊंगा तो वो मिलेगी मुझे किलोग्राम में ही। यानी कि जो भी ये पद्धति के यूनिट्स हैं वो सभी देशों में काम करते हैं। जैसे मान लिया मैं व्यापार कर रहा हूं, अब मैं व्यापार कर रहा हूं किसका, मैं मान लिया व्यापार कर रहा हूं कपड़े का। अब मान लिया मैंने व्यापार किया और मैंने अमेरिका से कपड़ा मंगाया, तो अमेरिका में जो कपड़े किससे नापते हैं? मीटर से नापोगे। अब वो मुझे अमेरिका में भी मीटर में ही मिलेगा और मैं इंडिया में भी उसको लाकर मीटर में ही बेचूंगा। इससे हमें ये समझ में आता है जो ऐसा ही अंतरराष्ट्रीय पद्धति है वो हमारी सभी देशों में लागू होती है। कहाँ पर लागू होती है? सभी देशों में लागू होती है। इसलिए हम इसको नाम देते हैं ऐसा यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। इसका नाम क्या? सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। चलो अब पढ़ लो इसकी भाषा क्या दे रखी है। समझ में तो आ ही गया होगा, नहीं आया हो तो दोबारा इसको बैक कर लेना। ये कह रहा है कि इस पद्धति में, और दोबारा सुनो, जैसे हमने मूल मात्रक कितने पढ़े थे? मूल मात्रक हमने पढ़े थे 7। कितने थे हमारे मूल मात्रक? टोटल हमारे मूल मात्रक थे 7। लेकिन ये जो पद्धति है इस पद्धति में हमारे 2 मात्रक और जोड़ दिए गए। अब ये जो मात्रक जोड़ दिए गए उनको हम कहते हैं पूरक मात्रक। कौन से मात्रक कहलाते हैं ये कहलाते हैं हमारे पूरक मात्रक। पूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं? देखो, कोण को नापा जाता है रेडियन में इस पद्धति में, और घनकोण को नापा जाता है स्टीरेडियन में। यही 2 मात्रक जो पूरक मात्रक कहलाते थे यही हमारे इसमें दोनों में जोड़ दिए गए। इसलिए देखो 7 तो हुए हमारे कौन से मात्रक? मूल मात्रक, और प्लस 2 हमारे कौन से मात्रक हुए? पूरक मात्रक। तो ये टोटल मात्रक कितने हो गए? संख्या हो गई 9। तो अंतरराष्ट्रीय यूनिट पद्धति में मात्रकों की संख्या अगर पूछे तो इन मात्रकों की संख्या हमारी कितनी होती है? 9 होती है। अब देखो मात्रक 7 मूल मात्रक हमारे कौन से थे? पहली थी लंबाई, लंबाई को किस में नापते हैं? मीटर में। दूसरा था हमारा क्या? द्रव्यमान। दूसरा हमारा क्या था? द्रव्यमान था। देखो अब ये द्रव्यमान किसे नापते हैं हम? किलोग्राम में। तीसरा क्या था हमारा? समय। समय को किससे नापते हैं? देखो समय को नापते हैं बेटा सेकंड से। किससे नापते हैं? सेकंड से। समय को किससे नापते हैं? सेकंड से। यहाँ पर ये हटा के लिख लेना आप सेकंड। क्या लिखेंगे? सेकंड। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई, थोड़ी नोट्स में भी सुधार लेना इसे। समय को किससे नापेंगे हम? सेकंड में नापेंगे। वैद्युत धारा को नापेंगे हम एम्पियर में, और ताप को किसमें नापेंगे? केल्विन में। और ज्योति तीव्रता को किसमें नापेंगे? कैंडला। कैंडला किसका मात्रक होता है? ज्योति तीव्रता का।
और पदार्थ की मात्रा किसमें नापी जाती है, मोल में नापी जाती है। यानी कि ये टोटल बेटा कितने मात्रक हुए, हमारी ये टोटल मात्रक हुए कितने, 7। कितने हुए, 7। अब हमने बताया था ऐसा यूनिट में जब ये मात्रक होते हैं तो दो मात्रक और जुड़ जाते हैं, कौन कौन से, कोण, कोण का होता है रेडियन और घनकोण का होता है स्टीरेडियन। चलो अब आगे चलते हैं। अब लंबाई का मापन हम कैसे करते हैं, देखो अब एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे लंबाई। देखो लंबाई का मापन हम कैसे करते हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ का मापन कैसे करते हैं, इसको दो प्रकार से मापन करते हैं। एक तो अत्यंत छोटी दूरियों का मापन करेंगे और दूसरी बड़ी दूरियों का मापन करेंगे। देखो लंबाई में भी दो दूरियां होंगी, नहीं होंगी, तो छोटी होंगी, दूसरी कौन सी होंगी, बड़ी होंगी। तो छोटियों का अन्य प्रकार से करेंगे, इनके लिए मेथड दे रखे होंगे, और बड़ी दूरियों का भी अन्य प्रकार से करेंगे। देखो आप कैसे कैसे करेंगे। अत्यंत छोटी दूरियों का मापन जो है वो सबसे पहली हमारी पद्धति है आवोगाद्रो परिकल्पना के उपयोग से। अब सबसे छोटा यूनिट क्या, परमाणु है, परमाणु, परमाणु की त्रिज्या का मापन करेंगे। ये छोटी प्रणालियां नहीं है, देखो तो हम किससे नापेंगे, जब जितनी भी छोटी प्रणाली होंगी वो आवोगाद्रो परिकल्पना से नापेंगे। अब इसमें किसका नाप रहे हैं, परमाणु की त्रिज्या का निर्धारण कर रहे हैं। इसके लिए त्रिज्या क्या होती है, आर, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हुआ, आर इक्वल टू बी एम अपॉन 2 पाई कैपिटल एन एम की पावर 1/3। यहाँ पर देख लीजिएगा बी क्या है, बी है हमारा वॉल्यूम जिसका भी नापेंगे उसका आयतन कितना है, एम क्या है परमाणु भार, एन क्या है अवोगाद्रो संख्या, एम क्या है जो भी पदार्थ है हमारा उसका द्रव्यमान। तो ये अवोगाद्रो परिक्रमण किससे नापेंगे, हम अत्यंत छोटी दूरियों का मापन करेंगे। और यहाँ पर हमने किसका मापन किया, परमाणु की त्रिज्या का। उसका फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल टू बी अपॉन एम 2 पाई एन एम की पावर 1/3। अब बी क्या है, यहाँ पर बी बेटा हमने बताया था बी होता है हमारा आयतन, और एम क्या है, एम है परमाणु भार, और एन क्या है अवोगाद्रो संख्या, और किसका मापन कर रहे हैं हम, परमाणु की त्रिज्या। ये फॉर्मूला किसका है बेटा, परमाणु की त्रिज्या का मापने का। अब आणविक व्यास का निर्धारण, ये एक पद्धति होती है, इससे भी हम क्या करते हैं, अत्यंत छोटी वस्तु का निर्धारण कर सकते हैं, आणविक व्यास का निर्धारण। अब दूसरी आई बड़ी दूरियों की माप, अभी छोटी दूरी की पड़ी थी, अब किसके पढ़ेंगे हम, बड़ी दूरियों की माप। एक पद्धति होती है त्रिकोण मापें, एक पद्धति होती है नापने की त्रिकोणाकार मापें। इस पद्धति से हमारा आकाशीय पिंडों के आकार, कौन सी पद्धति, त्रिकोण मापे जो है आकाशीय पिंडों के आकार नापने में उपयोगी होती है। यानी कि इनका आकार किससे नापा जाता है, पूछे कि आकाशीय पिंडों के आकार नापने में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, तो किसका नापा जाता है, त्रिकोणाकार मापों का उपयोग किया जाता है। और बेटा एक हमारी होती है लंबन विधि, कौन सी है, लंबन विधि। इस लंबन विधि क्या होता है, इसके द्वारा खगोलीय पिंडों की दूरी की माप ज्ञात की जाती है। तो खगोलीय पिंडों की दूरी माप की जाती है लंबन विधि से, और आकाशीय पिंडों के आकार जो नापे जाते हैं वो त्रिकोणाकार मापों से नापे जाते हैं। किससे नापे जाते हैं, त्रिकोणाकार मापों से। अब नेक्स्ट इसी में एक टॉपिक आता है यथार्थता तथा मापक यंत्रों की परिशुद्धता। कौन सा आता है, यथार्थता तथा मापक यंत्रों की परिशुद्धता। अब देखो यथार्थता क्या होती है, यथार्थता होती क्या है पहले ये समझते हैं। अगर ये समझ लिया तो जो लिखा हुआ है वो एकदम समझ में आ जाएगा। देखो यथार्थता हमें ये बताती है जो हमने किसी वस्तु को मापा है ये वास्तविक मान, यानी कि जो वस्तु है उसके मान से कितना निकट है। मान लिया मैंने 2 किलोग्राम चीनी लेके आया, अब 2 किलोग्राम चीनी लेने के बाद घर फिर नापा उसे, अब वो कितना आया, वो आया 1 किलो 950 ग्राम। कितना आया, 1 किलो 950 किलोग्राम। अब इसका एक्चुअल वेट कितना है, 2 किलोग्राम। अब जो मैंने ये नापा है ना 1 किलो 950 ग्राम, ये इस वाले वेट से कितना निकट है, समझ में आया। यानी कि वास्तविक मान कितना है, 2, तो इस वाले से 2 से ये कितना निकट है, ये हमारी क्या कहलाती है, परिशुद्धता। यानी कि ये क्या है, हमारी यथार्थता कहलाती है। क्या कहलाती है, यथार्थता कहलाती है। अब पढ़ते हैं हम इसे। देखो किसी माप की यथार्थता वह मान है जो हमें यह बताती है कि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान, देखो ध्यान सुनो, वास्तविक मान से कितना निकट है। यानी कि जो हमारा वास्तविक मान है उससे ये कितना निकट है जो हमने नापी है। दोबारा वास्तविक मान मैंने बताया था इसका 2 किलोग्राम, लेकिन नापी तो कितनी निकली,
1 किलो 950 ग्राम। अब ये जो 950 ग्राम है ये 2 किलोग्राम के कितने निकट है? दोबारा पढ़ देते हैं, देखो। किसी माप की यथार्थता वह मान है जो हमें यह बताती है कि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान से कितना निकट है। अब हम पढ़ते हैं परिशुद्धता। परिशुद्धता क्या होती है? परिशुद्धता, अब ध्यान से सुनना, परिशुद्धता क्या कहलाती है? परिशुद्धता ये बताती है कि वह राशि किस विभेदन अथवा किस सीमा तक मापी जाती है। अब देखो इसको कैसे समझोगे? जैसे मान लिया मेरी लिमिट 3 रोटी खाने की है, उससे ज्यादा मैं खा ही नहीं सकता, तो जो मुझे मापने की परिशुद्धता होगी तो वो यह बताएगी कि मैं अधिक से अधिक कितनी रोटियां खा सकता हूँ। जब कितनी रोटियां खा सकता हूँ यानी कि किस सीमा तक जा सकता हूँ, तो वो मेरी क्या कहलाएगी? परिशुद्धता कहलाएगी। अब आइए आप फिजिक्स की भाषा में, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। देखो जो मैंने बोला है बिल्कुल वही है। देखो, जबकि परिशुद्धता यह बताती है कि वह राशि जिसको नाप रहे हैं कि किस विभेदन अथवा किस सीमा तक मापी जाती है, ये हमारी क्या कहलाती है? परिशुद्धता कहलाती है। अब दूसरी बात, अल्पतमांक कभी हम बताएंगे क्या होती है। अल्पतमांक जितनी कम होगी परिशुद्धता उतनी ही अधिक होगी। यानी कि जितनी अल्पतमांक की वैल्यू कम आएगी उतनी परिशुद्धता कैसी आएगी? अधिक आएगी। और जितनी हमारी किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी? अल्पतमांक की वैल्यू ज्यादा आएगी, उतनी परिशुद्धता क्या होगी? कम होगी। तो ये था हमारा लंबाई का मापन पढ़ लिया आपने, मात्रों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति पढ़ ली, यथार्थता और मापक यंत्रों की परिशुद्धता पढ़ ली। ये हमारा सेकेंड लेक्चर चैप्टर 2 का मापन, मात्रा, त्रुटि विश्लेषण यानी यूनिट मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस का सेकेंड लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं फिर दोबारा निरपेक्ष, सापेक्ष और प्रतिशत त्रुटि लेकर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाले हैं इनको जरा ध्यान से समझना, और क्योंकि उन्हीं बेस पर आपके न्यूमेरिकल होंगे, तो इसलिए। और हाँ, जितने भी नोट्स मैंने ग्रुप में सेंड किए हैं सभी को कॉपी पर लिखते जाना, क्योंकि यह आपके कभी भी चेक किए जा सकते हैं। किसी भी बच्चे से फोन करके उसके नोट्सों की फोटो मंगाई जा सकती है। इसलिए जितना आप बताया है इतना याद कर लें, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जा रहा है। इसलिए आप ऐसा करें, अगर कॉपी पे पहले नोट करें, बाकी मैं नोट्स दे रहा हूँ उनको नोट्स को उतार लें। उतारने के बाद वीडियो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो करें, वीडियो लिखें, वीडियो देखें, वीडियो अगर समझ में नहीं आ रही है तो फिर नोट्स पढ़ें, फिर वीडियो देखें, फिर एकदम समझ में आ जाएगी। देख, टॉपिक को बार बार पढ़ोगे बहुत ही आराम से याद हो जाएगी। यदि तुम रटोगे तो रटने से तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है।